तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो है और लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था आंग्ल मराठा युद्ध। यानी आप समझ गए थे अंग्रेजों ने मराठों को किस प्रकार से मतलब अपने चंगुल में फंसाया था, कैसे मराठे पराजित हुए आपसी कलह की वजह से। ठीक है, हम लोग अब यहाँ से ध्यान से सुनना। पहले देखो, आप इस वीडियो को देखो ना देखो, 2-2.5 मिनट ध्यान से सुनना। मेरा जो सेकंड चैनल है स्टडी विथ योगेश 2.0 वाला, ध्यान से सुनना, स्टडी विथ योगेश 2.0। आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें मैं आपके वनडे एग्जाम के वन लाइनर और सिर्फ सिलेबस के टॉपिक होमवर्क दे रहा हूँ। ये पढ़ के तैयार रखो, अगले दिन उसके क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ आपसे और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। ठीक है, आप उससे जुड़ जाना। स्टडी विथ योगेश 2.0 वाले यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करके बेल आइकन उसको दबा लेना। इस चैनल में हिस्ट्री, हम मॉडर्न हिस्ट्री प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं। किसी भी हाल में आपका एग्जाम जो होगा इस बार निकलेगा ही निकलेगा। इतनी मेहनत कर देंगे, इतनी मेहनत कर देंगे, असफलता को भी शर्म आ जाए कि यार मैं अब इसको असफल करके क्या करूं। ठीक है, वो खुद कहे जा बेटा तू अब सफल हो जा। बस ध्यान से देखना, संयम बरतना। ठीक है, अब हम लोगों ने जो शुरुआत करनी है मॉडर्न हिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक की करनी है। इसमें मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर लॉर्ड डलहौजी तक की जो सीरीज है, दो तीन वीडियो लगभग आएंगी, 3 या 4 वीडियो। उसमें क्या होगा, आपका सिर्फ गवर्नर न पढ़ के अंग्रेजों की नीतियां भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आपके फैक्ट भी तैयार हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको 3-4 क्लासेस पढ़ाई हैं। ये भारत का एक प्रकार से मैप मान के चलिए। ठीक है, जो नीचे का मैप है, हम कहां से शुरू किए थे, हमने शुरू किया भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और हमने क्या देखा, भारत में कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां आई, कहां कहां उन्होंने किस प्रकार से शासन किया। लास्ट में जो 2 शक्तिशाली मतलब यहाँ पे यूरोपीय कंपनियां थी या यूरोपीय थे, वो थे ब्रिटिश और दूसरा फ्रांसीसी। और किस प्रकार से ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को पराजित किया, कर्नाटक युद्ध हुए, वाडिवास का युद्ध हुआ, पेरिस की संधि हुई, ये मैंने आपको सब बताया। ठीक है, तो कहने का मतलब वहां कहानी पहुंचते पहुंचते हम यहाँ पहुंच चुके थे कि भारत में यूरोपियों का जो प्रतिद्वंदी था, यूरोपीय अंग्रेजों का प्रतिद्वंदी वो फ्रांसीसी थे और उनको उन्होंने किसी न किसी तरीके से पराजित कर दिया। अब भारत में कौन बचे, अंग्रेज बचे। अब अंग्रेज बचे क्योंकि मुगल सत्ता उससे पहले थी, वो कमजोर हो चुकी थी। उसके बाद के शासक यानी जो औरंगजेब के बाद के शासक थे, बहुत ज्यादा मतलब अपने आप में क्या थे, लालची प्रवृत्ति के थे, बहुत ज्यादा उनको शासन को मजबूत करने पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो वो केंद्रीय शक्ति उनकी कमजोर हो चुकी थी। जो क्षेत्रीय शक्तियां बची थी, जो बंगाल का इलाका था, ठीक है, बंगाल वाला इलाका, उसको किसने जीत लिया था, ब्रिटिश ने। मैंने आपको बताया था किस प्रकार से सिराजुद्दौला को पराजित किया, प्लासी का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, मैंने हर चीज आपको बताई थी। मैंने क्या कहा था, प्लासी का युद्ध कैसे, किस प्रकार से प्लासी के युद्ध में 1757 में अंग्रेजों की विजय हुई थी। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीता था 1764 में, किस प्रकार से हुआ था। उसके बाद मैंने बताया था कि इनके बाद इससे क्या हुआ था, बंगाल पे पूरा कब्जा हो गया था अंग्रेजों का। जो मराठा शक्ति थी इस वाले पोर्शन पे, यानी जो यहाँ मराठा शासन कर रहे थे, मराठा जब पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित हुए थे, किससे, अहमद शाह अब्दाली से। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 में, जब यहाँ पर मराठाओं को किसने पराजित किया था, अहमद शाह अब्दाली ने। तो मराठा कमजोर पड़ गए थे। बाकी आपको पानीपत के दो पहले के 2 युद्ध हैं, आपको पता ही होगा। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा। इसमें किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू की सेना के बीच। ठीक है, अकबर और जो भी है मतलब, ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा, अकबर का सेनापति बैरम खान वगैरह जो भी था। और 1526 में बाबर ने किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को। और तृतीय युद्ध 1761 में मराठा पराजित हो चुके थे। मराठा पराजित होने का मतलब इस पोर्शन पे भी कौन आगे थे, अंग्रेज। और इसी के साथ साथ मैंने आपको आंग्ल मैसूर युद्ध समझाए थे। क्या समझाए थे, आंग्ल और मैसूर युद्ध। मैसूर मतलब जो मैसूर का इलाका था साउथ में, वहां भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। और टीपू सुल्तान, हैदर अली, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये सब आपको पता है। आप इससे क्वेश्चन अब गलत नहीं करने वाले हैं। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे तरीके से तीनों चीजों को समझ चुके हैं। अब देखिए हम उससे आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इलाहाबाद की एक संधि बताई थी मैंने आपको, अगर आपको ध्यान होगा, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। ध्यान अगर आपको है, अगर आपने पढ़ा है तो, इलाहाबाद
की संधि, ठीक है, इलाहाबाद की संधि। ये कब हुई थी? 1765 में। यहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि किस प्रकार से जो अंग्रेज थे, रॉबर्ट क्लाइव खासकर था, उनका जो वहाँ पे गवर्नर था, उसने मुगल सम्राट था, अवध का नवाब शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट वगैरह, इन लोगों से किस प्रकार से बंगाल का नवाब और इसके अलावा जो अपने आप में मुगल थे, अंग्रेज थे, उनके बीच ये संधि हुई थी। तो अच्छी खासे तरीके से दीवानी अधिकार जो प्राप्त हो गए थे, रेवेन्यू का जो अधिकार था ब्रिटिश को, वो प्राप्त हो चुका था। तो यहां से उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, उसको बोला गया द्वैत शासन, ठीक है। द्वैत शासन का मतलब, क्योंकि अंग्रेज यहाँ नए नए आए थे, न्यू थे, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, यहाँ के मैटर में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, तो वो ये चाहते थे कि हम एक ऐसे इंसान को नियुक्त करें, एक निजामत, एक कुछ अधिकार उसको दें, और वो क्या करेगा, रेवेन्यू को कलेक्ट करके लाएगा, पुलिस को देखेगा, और इसके अलावा जो फौजदारी कानून होते हैं इन सब चीजों को देखेगा। तो द्वैत शासन प्रणाली लाया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो आपको सबसे पहले आज के दिन में हेडिंग डालनी है द्वैत शासन, ठीक है, डायरकी जिसको बोलते हैं, द्वैत शासन। द्वैत शासन मतलब एक ही जगह से दो दो तरीके से शासन, कंफ्यूजन वाली कंडीशन वाली बात, ठीक है। ये जो द्वैत शासन थी स्टार्टिंग में जो लागू हुई थी, ये हुई थी 1765 में, और इसको लागू करने वाला जो था वो था रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। इसने क्या किया था, द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया था। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, बक्सर के युद्ध, बक्सर के युद्ध में कौन विजयी हुए थे, अंग्रेज विजयी हुए थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बंगाल में एक नवाब नियुक्त किया। उस समय इस द्वैत शासन के समय बंगाल को, आपको इसी प्रकार से शॉर्ट नोट बनाने, ठीक है, इस द्वैत शासन के समय बंगाल का जो उन लोगों ने नवाब नियुक्त किया, यानी बंगाल का नवाब जो नियुक्त किया था, आपको पता होगा, पूरी डिटेल मैंने आपको पढ़ाई थी। इस बंगाल के नवाब का नाम था नजमुद्दौला। क्या बनाया था बंगाल का नवाब? नजमुद्दौला। सिराजुद्दौला वगैरह के, इनकी पीढ़ियों के आगे मीर कासिम, मीर जाफर के बाद जो भी आया, नजमुद्दौला। इसके साथ इन लोगों ने एक एग्रीमेंट किया, किसके साथ? नजमुद्दौला के साथ संधि। अगर आपको नवाब बने रहना है तो हमारे साथ एक संधि करनी पड़ेगी, और ये संधि की कितने में की गई थी? 1765 में। और इस संधि के माध्यम से क्या किया था, बंगाल के नवाब के साथ जो संधि हुई थी 1765 में नजमुद्दौला के साथ, इस बेचारे की सेना को भंग कर दिया गया। यानी किसकी सेना क्या कर दी गई? भंग कर दी गई। नजमुद्दौला की, जो बंगाल का नवाब हुआ करता था, इसकी सेना क्या कर दी? भंग कर दी इस संधि के माध्यम से। और इससे ये कहा गया कि अगर आपको बंगाल का नवाब बने रहना है, ब्रिटिश का समर्थन चाहिए, तो आपको एक द्वैत शासन प्रणाली होगी, उसको स्वीकार करना होगा। द्वैत शासन डायरकी रूल क्या होता था इस, अब देखो कई बच्चों को आगे भी मिलेगा, कोई कहेगा 1784 में द्वैत शासन समाप्त हुआ, वो अलग वाले हैं, 1919 वाला अलग। द्वैत शासन मतलब दो तरीके से रूल, अब रेवेन्यू लेने में हो या किसी फौजदारी वगैरह कानून के मामले में हो, आगे न्याय के निर्णय के मामले में हो, या जो शासन के मामले में, वो अलग अलग द्वैत शासन है। ये 1765 वाला समझिए। मैं आपको इस द्वैत शासन को समझाऊं इससे पहले एक चीज सिखाऊंगा। जब मुगल शासन था भारत में, ठीक है, तो मुगल प्रांत में बच्चों दो अधिकारी हुआ करते थे। इन दो अधिकारियों का जो नाम था, एक को बोला जाता था सूबेदार, ठीक है, क्या बोलते थे? सूबेदार। दूसरे को बोला जाता था दीवान। इसको बोला जाता था सूबेदार और इसको बोला जाता था दीवान, ठीक है। जो सूबेदार था, इस आप साइड में लिखना है, ठीक है। इस सूबेदार को, जो यहाँ पर मुगल प्रांत था, इस सूबेदार को ही निजामत बोला जाता था। ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? निजामत, ठीक है। मुगल प्रशासन में क्या होता था, इस सूबेदार का जो मुख्यतः काम था, जो सूबेदार था, ये क्या करता था? सैनिकों को, सैनिक जो सिस्टम होगा, सैनिकों को देखना, पुलिस व्यवस्था को देखना और फौजदारी कानून को देखने का काम किसका होता था? सूबेदार को। यानी सैनिकों को देखना, पुलिस प्रशासन को देखना और फौजदारी कानून को देखना। फौजदारी कानून मतलब जहां पे हत्या वगैरह, लूटपाट, चोरी, इस टाइप की चीजें होंगी, इस टाइप की चीजों को देखने का जो काम होगा, सैनिकों को देखना, सैनिक व्यवस्था को देखना, पुलिस व्यवस्था को देखना, और ये सब फौजदारी कानून होगा, इस सूबेदार का काम होता था। और जो ये दीवान होता था, इसका बेसिकली काम होता था टैक्स का कलेक्शन।
यानी कर का संग्रहण करना होता था। ये क्या करता था? कर संग्रहण करता था। इसके अलावा ये दीवानी कानून को देखता था। दीवानी कानून का मतलब होगा जैसे कहीं पे झगड़ा, आपसी झगड़ा, भूमि उमी को लेके झगड़ा, छोटे मोटे झगड़े जो होते थे, ठीक है, दीवानी कानून। अब दीवानी फौजदारी कानून क्या होता है वो तो अलग से बताऊंगा कभी। तो ये कर संग्रह और दीवानी काम करता था दीवान, सूबेदार करता था निजामत इसके पास। ये मुगल शासन की व्यवस्था थी, ये चले आ रही थी भारत में। अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, इन भाई साहब ने यहाँ पर आके इसने थोड़ा सा सिस्टम को चेंज कर दिया। इसने क्या कर दिया, द्वैत शासन प्रणाली लागू कर दी। इसने कहा नजमुद्दौला से, भाई साहब अगर आपको नवाब बने रहना है बंगाल का तो आपको द्वैत शासन प्रणाली को स्वीकार करना होगा। उसमें क्या होगा, द्वैत शासन प्रणाली में इस सिस्टम को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और इस सिस्टम के तहत क्या किया, द्वैत शासन में एक जो नवाब था उसको सिर्फ दायित्व दिए गए। यानी जो द्वैत शासन था, देखिए द्वैत शासन, इस द्वैत शासन में जो नवाब था बंगाल का उसको दिए गए दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी बताता हूं, दायित्व। और कंपनी ने क्या किया, एक उपनिजाम नियुक्त किया, यानी कंपनी का जो आदमी था उसको नियुक्त किया गया, उसको दे दी गई पावर, यानी शक्तियां दे दी गई। यानी कंपनी के पास क्या आ गई, शक्तियां आ गई। कंपनी के पास क्या आ गई, शक्ति। इसका क्या मतलब था, देखो कंपनी ने बहुत चालाकी से एक काम किया। कंपनी ने अपने एक उपनिजाम नियुक्त किए। इस कंपनी ने अपने क्या किए, उपनिजाम या उपनिजामत, मतलब निजामत कह सकते हो आप लोग, उपनिजाम जो भी कहते हो आप लोग वो आप लोग समझ जाओगे। कंपनी ने क्या किया, एक दीवान या उपनिजाम की नियुक्ति कर दी। उपनिजाम का जो मुख्यतः काम होता था, यानी दीवान भी कह सकते हो, उपनिजाम भी, इसको आप लोग ऐसे लिख दो, इसको दीवान भी कह सकते हो, इसको उपनिजाम भी, कंपनी ने, ठीक है, निजाम। और इसको क्या दे दिए, ये अधिकार दे दिए, कौन से, जो मैं मुगल शासन व्यवस्था में थी, इसी को सूबेदार और दीवान का अधिकार दे दिया गया। यानी जो दीवान था और उपनिजाम था उसको एक व्यक्ति को बना दिया गया, कंपनी का दीवान और उपनिजाम इन लोगों ने क्या कर दिया, उसमें नियुक्त कर दिया। और इस व्यक्ति का नाम था रजा खां, ठीक है। तो रजा खां को क्या कर दिया, दीवान या उपनिजाम नियुक्त कर दिया, रजा खां। अब खुद सोचिए, जो व्यवस्था यहाँ पर थी, दो अलग अलग अधिकारी थे, एक फौजदारी इन कानून को देखता था, एक ये, वहां कंपनी ने क्या कर दिया, सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली और दीवान और उपनिजाम जो है एक रजा खां नाम की व्यक्ति को बना दिया और नवाब को सिर्फ दायित्व दे दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई पावर नहीं। अब आपसे कहा आपको हम ये काम देते हैं, कोई शक्तियां नहीं दी। आपसे मैंने कह दिया चलो आप बॉर्डर पे जाओ, लड़ने के लिए जाओ, कोई हथियार ही नहीं दे दिया। और आपसे कहा अगर हम हारे, हमारे ऊपर अटैक हुआ, आप जिम्मेदार हो, कैसा फील होगा आपको? सेम कंडीशन यही थी। इसी को बोला गया द्वैत शासन, यानी दायित्व नवाब के हाथ में दिए गए, शक्तियां कंपनी ने अपने हाथ में ले ली, और यही व्यवस्था क्या कहलाई बंगाल में, द्वैत शासन। अर्थात कंपनी द्वारा नियुक्त निजाम को दीवानी और कौन सी फौजदारी, सूबेदार से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं वो दे दी गई, और उस व्यक्ति का नाम था रजा खां। और इस व्यवस्था को बंगाल में लागू करने वाला था कौन, रॉबर्ट क्लाइव। और ये व्यवस्था 1765 ईस्वी में क्या हुई थी, अपने आप में लागू हुई थी। और इससे बंगाल में बहुत भयंकर अपने आप में क्या हुआ, नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ, बंगाल में अकाल पड़े। क्यों? क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी, क्योंकि रेवेन्यू तो लेते थे, कृषि क्षेत्र में कोई सुधार हुआ नहीं। दूसरा, इसके अलावा बंगाल में क्या नुकसान हुआ, अकाल पड़े, प्रशासनिक अव्यवस्था उत्पन्न हुई, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन हो गया कौन निजाम है, कौन अपने आप में दीवान है। इस प्रकार के जो मतलब कौन निजामत के अधिकार किसके पास है, दीवानी अधिकार किसके पास है, इससे प्रशासनिक अव्यवस्था उत्पन्न हुई। साथ ही साथ जो बंगाल में है अकाल और इसके अलावा कृषि का ह्रास हुआ। ठीक है, ये आपका क्या था, द्वैत शासन प्रणाली। इसके बाद हम लोग देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग से शुरू करते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए वॉरेन हेस्टिंग। अब वॉरेन हेस्टिंग जो था बच्चों, यहां से आपके फैक्ट आते हैं, क्या आते हैं, फैक्ट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा हम लोग गवर्नर जनरल को साथ साथ लेके चलेंगे। ये जो बंदा था ये पहले स्टार्टिंग में क्लर्क बन के आया था कंपनी का, क्या बन के आया था, क्लर्क। अब आपको लिखना नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कुछ समय के लिए रेजिडेंट भी रहा सेना में, ठीक है, कुछ समय के लिए रेजिडेंट भी रहा था, क्लर्क रहा, रेजिडेंट रहा। और उसके अलावा जो मद्रास, क्योंकि कंपनी जो ब्रिटिश सरकार थी वो मद्रास में, बंगाल में और बॉम्बे में शासन कर रही थी, मद्रास परिषद का ये सदस्य भी रहा था। ये अभी अंदर नहीं लिखना आपको, ठीक है। मद्रास में जो ब्रिटिश परिषद थी, मद्रास परिषद का ये सदस्य भी रहा था। तो जैसे ही आया, इसके आने के बाद 1772 से लेकर
1774 तक इसको क्या बनाया गया था? जो स्टार्टिंग में आया था ये बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। अगर क्वेश्चन कभी भी पूछे बंगाल का पहला गवर्नर कौन था तो क्या बताओगे? वॉरेन हेस्टिंग, भारत का नहीं, ठीक है, बंगाल का गवर्नर बनाया गया सबसे पहले, किसको? वॉरेन हेस्टिंग को। साथ ही साथ 1774 से लेके 1774 से 1784 ईस्वी के आसपास तक, यानी 1785 कर दो, 1785 तक इसको बनाया गया था भारत का प्रथम गवर्नर, भारत का प्रथम गवर्नर। अब देखना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है कौन? जिसको अपने आप में किसको क्या बोला गया था? विलियम बेंटिंग, वो गवर्नर जनरल है, ये गवर्नर है। इसके अंदर कौन कौन से थे? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इन सब का क्या था? ये हेड था, ठीक है, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे का हेड था, इसीलिए इसको भारत का प्रथम गवर्नर कहा गया, गवर्नर जनरल नहीं, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो विलियम बेंटिंग करोगे, वो आपका बाद में आएगा। तो ये भारत का प्रथम, इसको क्या बनाया गया था? गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसके समय में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये मैंने आपको बताया है, अब आंग्ल मैसूर दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो युद्ध मैंने कंप्लीटली पढ़ाया है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत, ये बंगाल का गवर्नर जो था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, और ये युद्ध हुआ था 1780 से लेकर 1784, और इसी युद्ध में जो मैसूर का शासक था हैदर अली, उसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आते हैं, हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? हैदर अली की इसमें क्या हुई थी बच्चों? अपने आप में मृत्यु हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। साथ ही साथ लास्ट क्लास में मैंने आपको मराठाओं के साथ संघर्ष पढ़ाया था, इसी के काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था, और ये सब पढ़ा चुका हूं आंग्ल मराठा, ठीक है। आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से लेके 1782 तक, ये भी इसी के काल में हुआ था। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो समापन हुआ था वो सालाबाई की संधि से हुआ था। 1782 में एक संधि हुई थी जिसको बोला जाता है सालाबाई की संधि, उसी संधि के माध्यम से इस युद्ध का क्या हुआ था? एंड हुआ था, समापन हुआ था, ठीक है। अब ये जब गवर्नर मतलब बना बंगाल का, इसने बहुत ज्यादा सुधार काम भी किए। सुधार काम के तहत इसने क्या क्या किया, ये सारे फैक्ट इंपोर्टेंट आपके, ठीक है, ये ध्यान रखना। भू राजस्व व्यवस्था में भी इसने सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन वो बहुत हद तक सफल नहीं हो सका, ठीक है। किसका? वॉरेन हेस्टिंग का। सुधार करने के लिए भी आया और सुधार करने की कोशिश भी इसने की। सबसे पहले इसने क्या किया, जो सरकारी खजाना था, ये क्वेश्चन आता है पेपर में आपका, सरकारी खजाना पहले मुर्शिदाबाद हुआ करता था, ढाका बंगाल में, ठीक है, मुर्शिदाबाद से उसको शिफ्ट करके बंगाल ले आया। यानी इसने क्या किया, सरकारी खजाना कहां से कहां? मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से बंगाल लाने वाला गवर्नर कौन था? अपने आप में वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है, इसके सुधार के तहत आता है। दूसरा इसने क्या किया, न्याय व्यवस्था में सुधार किया, यानी इसको न्याय व्यवस्था का सुधारक भी माना जाता है भारत में। न्याय व्यवस्था में इसने सुधार किया, न्याय व्यवस्था में सुधार। और इसने न्याय व्यवस्था में सुधार के तहत क्या कदम उठाए, इसने दीवानी मुकदमों और फौजदारी मुकदमों के लिए अलग अलग न्यायालय व्यवस्था की। यानी जो दीवानी मुकदमे होंगे, दीवानी का मतलब जमीन से संबंधित मुकदमा हो गया, आपसी छोटे मोटे झगड़े हो गए, पारिवारिक मुकदमे हो गए, दीवानी टैक्स को लेके हो गए, तो दीवानी मुकदमे, ठीक है, और फौजदारी मुकदमे, फौजदारी हत्या, बलात्कार, इस टाइप का, ठीक है, फौजदारी, ठीक है, चोरी वगैरह इसमें आएगा, फौजदारी मुकदमे। इसके लिए इसने दोनों ही तरीके से काम किया। जो दीवानी मुकदमे थे वो भारतीय अधिकारियों के अंदर आए, यानी इसने दीवानी मुकदमों में तुरंत क्या किया, भारतीय अधिकारियों के अंतर्गत इसने ये व्यवस्था अपनाई थी। यानी दीवानी मुकदमे किसके अंदर थे? भारतीय अधिकारियों के अंदर। और इसने क्या किया, इसके लिए काजी जो होते हैं उनकी सलाह लेना सही समझा, यानी काजी और मुफ्ती की सलाह के माध्यम से होता था। इसमें ब्रैकेट में लिख दो, काजी प्लस मुफ्ती की सलाह से, मुफ्ती की
सलाह से इसने क्या किया, इस व्यवस्था को लागू किया। साथ ही साथ इसने फौजदारी मुकदमे के लिए क्या किया, मुस्लिम कानूनों को आधार बनाया, यानी इसमें मुस्लिम कानून इसने क्या किए थे, लागू किए गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या किया इसने, जो भी मुस्लिम कानून था फौजदारी के लिए उसको इसने लागू किया। ठीक है, मुस्लिम कानून इसने इसमें क्या किए थे, लागू किए थे, इसकी न्याय व्यवस्था में सुधार थे। इसने क्या किया, इसके साथ साथ ही 1776 में एक कोड ऑफ जेंटू लॉ भी लेके आया, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं। सबसे पहले आप लोग इससे पहले कुछ कहानी सुनिए, देखिए। पहले मैं आगे पढ़ाऊं, इसने क्या किया, जो मैंने अभी आपको वॉरेन हेस्टिंग से पहले ये आपने किसका नाम दिया था, क्लाइव का। क्लाइव ने द्वैत शासन प्रणाली लागू की ना। द्वैत शासन कुछ नहीं है, अगर आपका लोअर पीसीएस में भी आता है बंगाल में द्वैत शासन क्या था, तब भी आप लिख सकते हैं कि जो शक्ति और मतलब अपने आप में उत्तरदायित्व है उसका क्या कर दिया, सेपरेशन कर दिया, एक को दे दी शक्ति और दूसरे को दे दिया उत्तरदायित्व। ठीक है, तो जो इसने जब ये बना, सबसे पहले आते ही 1772 में इसके टाइम पर ही द्वैत शासन को समाप्त किया गया, द्वैत शासन समाप्त हुआ था। ठीक है, द्वैत शासन समाप्त हुआ था। इस द्वैत शासन को समाप्त करने का मतलब, अब कंपनी ने क्या किया, मतलब जो ब्रिटिश बोर्ड ऑफ एक अपने आप में डायरेक्टर्स होता था, निदेशक मंडल होता था कंपनी का, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी तो उनका निदेशक मंडल तो होगा ना, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। वो आए, उन्होंने कहा सबसे पहले आप डायरकी को, सिस्टम को खत्म करो, द्वैत शासन। कहने का मतलब जो आपने दीवानी के लिए, फौजदारी के लिए अलग अलग व्यक्ति बना रखे हैं, इसको एंड करो। तो द्वैत शासन इसी के समय में 1772 में क्या हुआ था, एंड हुआ था। और इसके तहत क्या किया, इन लोगों ने एक राजस्व बोर्ड बनाया, और वो अब क्या करेगा, टैक्स का कलेक्शन करेगा, यानी राजस्व बोर्ड का गठन, राजस्व बोर्ड का गठन हुआ। और यही राजस्व बोर्ड क्या करेगा, टैक्स का कलेक्शन करेगा, यानी टैक्स यानी कर उगाही करेगा। ठीक है, टैक्स का कलेक्शन करेगा। इन लोगों ने ये अपने आप में एक व्यवस्था बनाई। इसके साथ साथ ही इसके समय में दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, मैंने आपको फैक्ट भी बताया था। एक क्या बताया था, 1781-82 में इसमें प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित हुआ था। ठीक है, प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित हुआ था, इसके समय में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। ठीक है, कलकत्ता। और इसके अलावा 1784 में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, विलियम जोन्स से। विलियम जोन्स के समय, इसी के समय क्या हुई थी, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। और उस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी, लेकिन हुई किसके समय में थी, वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई थी, वो इसी का टाइम पीरियड था। ठीक है, इसके बाद जब ये आया, ये शासन कर रहा था, तो इसी के समय सबसे महत्वपूर्ण जो घटना होती है वो घटना होती है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, देखो इसके समय में क्या हुआ था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट कब लाई थी ब्रिटिश सरकार, ठीक है, 1773। ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है, आप लोग घर पे पंखे चलाते होंगे, उसका एक रेगुलेटर होता है जो उसको कंट्रोल करता है, स्पीड कितनी देनी है। इसके अलावा आप लोग के घर में ये रेगुलेटर होता है गैस सिलेंडर वाला, वो भी तय करता है ऑफ ऑन का, यानी उसको रेगुलेट। तो ब्रिटिश कंपनी जब यहाँ आई थी तो उसकी बहुत ज़्यादा फजीहत होने लगी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, कि इन्होंने बहुत बुरा शासन भारत में स्थापित किया, क्योंकि यहाँ पर ये आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन जब यहाँ से इसके निजी मतलब हित थे या अपने आप में निजी व्यक्ति थे कंपनी के, वो इतना ज़्यादा धन लूट के यहाँ से ले गए, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सबने ब्रिटिश की क्रिटिसाइज की कि आपकी जो कंपनी है वो गलत यूज कर रही है, गलत व्यापार कर रही है भारत में, और आपके जो कंपनी के व्यक्ति हैं, कर्मचारी हैं, वो बहुत मतलब जैसे भिखमंगे होके यहाँ से गए थे और अरबपति खरबपति होके भारत से लौट रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हो। ब्रिटिश पार्लियामेंट से क्वेश्चन उठने लगा, तो जब उस पार्लियामेंट से क्वेश्चन उठा तो उन लोगों को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। और वो जो उस टाइम भारत बंगाल का गवर्नर था वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सबसे पहले ही बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, यानी इसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सबसे पहले किस एक्ट के तहत हुई थी करके, ठीक है। और इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो था एलिजा इम्पे था, प्रथम मुख्य न्यायाधीश इसी का वो था एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे था, ठीक है,
इम्पे। ये क्या करता था, बंगाल के अंदर के जो मामले होंगे उसकी सुनवाई करता था। कौन? बंगाल सुप्रीम कोर्ट। ये सिर्फ बंगाल के अंदर के मामलों की सुनवाई करता था। इससे बाहर के मामलों की तभी करेगा जब दोनों पक्ष मंजूर करेंगे कि हाँ हमारी दोनों की सुनवाई क्या कौन कर सकता है, ये कर सकता है, तभी वो क्या करेंगे, बाहर की सुनवाई करेंगे। ठीक है, इसी हेस्टिंग ने सबसे पहले दस्तक प्रथा को समाप्त किया था। यानी दस्तक प्रथा समाप्त करने का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, दस्तक प्रथा समाप्त, दस्तक प्रथा समाप्त करने वाला कौन था? यही था। हुआ क्या था, जब ये ब्रिटिश भारत में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, 1717 ईस्वी की घटना है, ये साइड में लिखना है। ठीक है, तो उस टाइम मुगल बादशाह जो था उसका नाम था फर्रुखसियर। क्या नाम था उसका? फर्रुखसियर। ठीक है, ये फर्रुखसियर ने क्या किया, एक फरमान जारी किया कंपनी को। फरमान जारी किया किसको? ब्रिटिश कंपनी को। फरमान जारी किसे किया? ब्रिटिश कंपनी को किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मतलब किस फरमान के या मतलब ब्रिटिश कंपनी को बिना कर के व्यापार करने की जो फरमान जारी किया वो किस मुगल बादशाह ने किया? फर्रुखसियर ने 1717 में। इसने एक फरमान जारी कर दिया कंपनी को और उनसे ये कहा कि आप एक काम कीजिए, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको 2.5% की छूट है या टैक्स की छूट है, आप भारत में बिना कर के आप क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो। ये दे दिया। सबसे बड़ी गलती करने वाला जो था वो यही इंसान था, जिसकी वजह से ब्रिटिश यहाँ अच्छे खासी तरीके से स्टैब्लिश हो गया। अगर इसने ऐसा नहीं कहा होता, ब्रिटिश को नुकसान होता, यहाँ से भाग जाते। ठीक है, इस फर्रुखसियर ने जो फरमान जारी किया इस 1773 में और कहा 1717 में कि आपको 2.5% कर छूट मिलेगी, लेकिन वो जो रोल था, वो जो फरमान था, ये सिर्फ कंपनी के लिए था। और क्या कहा? 2.5% की छूट मिलेगी। ठीक है, कर छूट, छूट कर में। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए था? कंपनी। लेकिन बहुत से लोगों ने, निजी व्यक्तियों ने, मतलब इंडिविजुअल ने इस दस्तक का, इस फरमान का गलत यूज किया। कंपनी से उन्होंने एक दस्तक बनाया, एक लेटर बनाया और जहां तहां जाके व्यापार करके आते थे और इस टैक्स से वो छूट लेते थे और बहुत ज्यादा वो मालामाल हो जाते थे। तो इसी दस्तक प्रथा को ये वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था? समाप्त किया। तो वॉरेन हेस्टिंग ही वो गवर्नर था बंगाल का जिसने दस्तक प्रथा का क्या किया था? समापन किया था। ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है, इसके समय 1784 ईस्वी में पिट का इंडिया एक्ट आया था। यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट। ये क्वेश्चन पूछता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में। और किसके समय हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ था 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना होगा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको जैसे ही मैं इन गवर्नर के मतलब कारनामे बताऊंगा और जैसे ही आपकी फैक्ट समझ में आ जाएंगे, जब मैं नेक्स्ट क्लास 1, 2, 3 क्लास के बाद लिंकअप करूंगा इनके पीछे क्या इंटेंशन था, तब आपको बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा? समझ आ जाएगा। ठीक है, पिट का इंडिया एक्ट आया और इस पिट इंडिया एक्ट के तहत ही भारत में पहली बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी स्थापना की। अभी तक कंपनी के पास सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। देखो किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई, अगर पेपर में आता है तो क्या बताओगे आप लोग? पिट का इंडिया एक्ट। अभी तक क्या था? सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का। ठीक है, निदेशक मंडल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी आ गया। वो क्यों आया, कैसे आया, वो थ्योरेटिकल क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। 1-2 क्लास का वेट कर लीजिए। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसने क्या कर दी? स्थापना कर दी 1784 ईस्वी में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1783 ईस्वी में जब इसने की, तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें ही सबसे पहले बार गवर्नर की परिषद, गवर्नर के साथ गवर्नर प्लस उसकी परिषद का गठन हुआ, परिषद का गठन हुआ। ठीक है, गवर्नर तो था ही था, उसके साथ उसकी परिषद का गठन हुआ। गवर्नर का मत लिख देना। ठीक है, 1773 में परिषद का गठन हुआ। अब गवर्नर सिर्फ अकेला नहीं था, उसके साथ 2-3 मेंबर और भी होते थे, उसकी काउंसिल बोला गया उसको। ठीक है, और इस काउंसिल के जो मेंबर थे, 3-4 मेंबर, चार मेंबर इसमें आए थे। उन चारों का आपको नाम लिखना है, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसान और वारवेल। ठीक है, क्या क्या लिखोगे? फ्रांसिस, वारवेल, क्लेवरिंग और मानसान। ठीक है, क्लेवरिंग और यहां लिख दिया मैंने मानसान।
इनको क्या कर दिया, इसका परिषद का एक गठन करके परिषद के सदस्य बना दिए गए। अब हुआ क्या था बच्चों, देखो जो वारवेल था और जो वॉरेन हेस्टिंग था, हेस्टिंग तो गवर्नर था ऑलरेडी, ये दोनों पहले से भारत में थे और ये ब्रिटेन से आए थे, फ्रांसिस मानसान और क्लेवरिंग। अब क्या होता था, कोई भी निर्णय होगा वो गवर्नर जनरल अकेला नहीं ले सकता था, गवर्नर जनरल और उसकी ये परिषद की जो निर्णय लेगी वही लागू होगा, और ये परिषद का निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, यानी मेजोरिटी जिसमें होगी, जैसे 1 2 3 4, चार में से जिस साइड 2 होंगे वहां क्या कर लेंगे वो निर्णय, क्योंकि 2 ये, एक गवर्नर उसके साथ चला जाएगा, 3 3 1 हो गए, 2 अकेले। तो अपने आप में वो जो भी था मैं आपको बताऊंगा, इनके माध्यम से आपको इनके नाम याद रखने हैं। तो 1773 में ही इनका क्या हुआ था, परिषद का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से परिषद का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक, अब वॉरेन हेस्टिंग जब भारत से गया, भारत से इसके कुछ काम बहुत खराब थे। एक तो जो अवध की बेगम थी, अवध की बेगमें थी, एक नहीं बहुत सी थी, उनके साथ इसका दुराचरण था, यानी इसका व्यवहार जो था बहुत बेकार था, इसको दुराचरण के लिए बहुत बदनाम हुआ। एक दूसरा ऐसी एक नंदी किशोर था, शायद बिहार का था, उसको इसने क्या कर दिया था, उसके साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया, नंदी किशोर के साथ, उसको फांसी की सजा दे दी गई। तो जब ये वहां लौटा, लौटने के पास इस पे क्या लगाया था, महाभियोग। तो वर्क के द्वारा इस पर क्या लगाया गया, महाभियोग लगाया गया। तो लास्ट इसमें पॉइंट लिखना है, वर्क के द्वारा महाभियोग झेलने वाला गवर्नर कौन था, वर्क द्वारा महाभियोग इसको क्या हुआ था, लगा था, किसको, वॉरेन हेस्टिंग को। ठीक है, ये था आपका पहली क्लास वॉरेन हेस्टिंग की। ठीक है, इसके बाद हम धीरे धीरे डलहौजी तक पहुंचेंगे, कैसे, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली और उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग, बेंटिंग, उसके बाद जो भी थे ऑकलैंड वगैरह सब चीज, हम डलहौजी तक पहुंचेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपके जो फैक्ट वाली पकड़ है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और उसी के साथ में आपकी थ्योरेटिकल हर चीज के पीछे के कॉन्सेप्ट, ये क्यों हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, वो इस टॉपिक के जस्ट बाद, जैसे मैंने थंबनेल आपने पढ़ा होगा वॉरेन हेस्टिंग से डलहौजी तक, तो जैसे ही आप लोग ये पढ़ेंगे ये फैक्ट तैयार हो जाएंगे, ऐसे ही फैक्ट तैयार होती आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास आ जाएगी। ठीक है, होपफुली आपकी क्लास समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।